नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मसूरी के एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबने से एक 13 साल के छात्र की मौत हो गई, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस के दौरान यह हादसा हुआ है। बच्चे को अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्र दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रही है। स्कूल में पढ़ने वाले एक 13 वर्षीय बालक को मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर स्कूल स्टाफ से जानकारी की गई, जिनके द्वारा बताया गया कि स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस के दौरान बच्चा बेहोश हो गया था, जिसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। चमोली के कर्णप्रयाग गैरसैंण के टिटुड़ा नेटी मोटर मार्ग को लेकर ग्रामीणों ने विधायक अनिल नौटियाल का घेराव किया। करीब 2 घंटे तक विधायक की गाड़ी को ग्रामीणों ने रोक के रखा और खुद को सड़क छाप नेता बताया। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कहा कि सड़क होने के बावजूद भी लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। टिटुड़ा से नैणी 3.5 किलोमीटर कई जगह क्षतिग्रस्त है। वहीं विधायक अनिल नौटियाल ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि विभाग की लापरवाही की वजह से सड़क खराब हुई है और कहा कि मुआवजे की मांग को लेकर भी ग्रामीण नाराज थे, जिसको लेकर विधायक की ओर से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। हमारी सचिवालय में विधानसभा में पकड़ हम हैं सड़क छापने का। प्रेमचंद्र अग्रवाल और हमारे मंत्री को भी पता ही नहीं है कि हमारे और हमने जब आंदोलन किया माननीय एसडीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया कि साहब आप इस रोड की दशा और दिशा देखें। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब सबकी नजर धामी सरकार के अगले कदम कैबिनेट विस्तार पर है। क्या कुछ और मंत्रियों की छुट्टी होगी या फिर सिर्फ नए चेहरों की कैबिनेट में एंट्री तक मामला शांत हो जाएगा? यह ऐसा सवाल है जिसने मंत्रियों की बेचैनी भी बढ़ा दी है। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद राज्य का सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी संगठन और सरकार में देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचल है और इसका कारण है संभावित कैबिनेट विस्तार। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कैबिनेट की 11 में से 5 सीट खाली हो गई हैं। ऐसे में तय माना जा रहा है कि धामी सरकार का अगला कदम अब कैबिनेट एक्सटेंशन होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो बदले माहौल में कैबिनेट विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग पर पूरा फोकस रहने वाला है। हरिद्वार प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में शामिल है, लेकिन यहाँ से कोई भी मंत्री नहीं है। ऐसे में कैबिनेट में हरिद्वार को प्राथमिकता मिलना तय माना जा रहा है। कैबिनेट में पहली बार ओबीसी चेहरे को शामिल करने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिले से भी कैबिनेट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इनमें से कुछ जिलों की भी लॉटरी लग सकती है। पहाड़ी जिलों में पौड़ी सबसे हैवीवेट जिला है। सूत्रों की माने तो पौड़ी को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। मुझे लगता है उसमें केवल और कुछ नहीं, बाकी तो मुझे काम करना, मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन पता नहीं लगाव है पार्टी के, प्रदेश के कार्यकर्ताओं का लगाव। उस लगाव को देखते हुए मैं मन ही मन सोचता हूँ, भाई कभी कभी मैं भी इन लोगों का काम मैंने किया है और भी कोई काम पड़ता है तो उनका काम करूँ, और ऐसा कुछ नहीं। मैं पार्टी ने बहुत दे रखा मुझे। मैंने कहा ना, ये आपने बहुत छोटे व्यक्ति से बड़ा सवाल कर रहे हैं। ये तो विषय केंद्रीय नेतृत्व का है और केंद्रीय नेतृत्व जो भी का जो निर्देशन होगा, जो मार्गदर्शन होगा, उस पर काम किया जाएगा। प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर पिछले कुछ दिनों में चर्चा चल रही थी, लेकिन प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। ये तय माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में हाईकमान की हरी झंडी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट विस्तार का ऐलान कर सकते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया है। देहरादून यमुना कॉलोनी में प्रेमचंद अग्रवाल को सरकारी आवास मिला था, जिसे उन्होंने सोमवार को छोड़ दिया है। तो सरकारी आवास छोड़ा है, कल इस्तीफा दिया था और उसके बाद आज उनका आवास खाली पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने सरकारी आवास को छोड़ दिया है।
प्रेमचंद अग्रवाल के रविवार को इस्तीफे के बाद सोमवार को ऋषिकेश में प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और धरने पर बैठ गए। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी धरना स्थल पर पहुंचे और लोगों से धरना प्रदर्शन नहीं करने की अपील की। वहीं डोईवाला में भी प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थकों ने धरना दिया और अपनी दुकानें बंद रखी। इस्तीफा देने के बाद ऋषिकेश पहुंचे प्रेमचंद अग्रवाल से मिलने बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। कैंप कार्यालय में ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनको विश्वास दिलाया कि आगे भी उनके हितों की आवाज को वो उठाते रहेंगे। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल काफी भावुक भी नजर आए। तो कैंप कार्यालय में लोगों के साथ मुलाकात की और इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल भावुक भी नजर आए। सियासी हलकों में प्रेमचंद के इस्तीफे को बीजेपी की डैमेज कंट्रोल की पॉलिटिक्स माना गया। बीजेपी को उम्मीद थी कि इसके बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप नेता कहने वाले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सदन में मंत्री के विवादास्पद बयान पर प्रतिक्रिया देने वाले कांग्रेस विधायक को डपट कर चुप कराने के लिए स्पीकर पर भी एक्शन होना चाहिए। कि भाई आप नरेंद्र मोदी जी की बात को यहाँ पर करो और किसी राजनीतिक मंच को यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं, तो भाई सदन किस लिए है? क्षेत्र से विधायक चुनकर आता है, क्षेत्र की पीड़ा को लेकर आता है, क्षेत्र की जन समस्या को लेकर आता है। अगर उसको ही सदन में बोलने के लिए मौका नहीं दिया जाए तो भाई विपक्षी आवाज बनकर विधायक क्या कर पाएगा? और ये लोकतंत्र में है, दोनों को इस्तीफा देना चाहिए, दोनों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और ऐसे लोगों को तो तत्काल जो है पार्टी ने भी जो है एक्शन लेके जो है बात। आपने बहुत छोटे व्यक्ति से बड़ा सवाल कर दिया, लेकिन जितना मैं प्रेम जी को जानता हूं, प्रेम जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, संघर्ष भूमि के हैं और पार्टी के जिन्होंने फैसला लिया है, इसके लिए मैं उनका कुछ साधुवाद देता हूं। कांग्रेस का कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे मात्र से अब बात खत्म नहीं होने वाली है। पूरे बवाल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भी एंट्री हो गई है। रावत ने आग में घी डालते हुए मंत्रिमंडल को भी लपेटे में लेते हुए कहा कि यह सिलसिला अभी यहीं नहीं रुकने वाला। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिमंडल में सीएम धामी को छोड़कर आखिर है ही क्या। मैंने कहा ना आपसे कि ये रुकेगा नहीं मामला। अब ये कहां गया? देखो, आपने मंत्रिमंडल ऐसा बना हुआ है जो मंत्रिमंडल किसी को इंस्पायर ही नहीं कर सकता। यदि उसमें मुख्यमंत्री जी और उनकी गतिशीलता को निकाल बाहर कर दीजिए तो इस मंत्रिमंडल में है क्या? मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाओं के बीच वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार में शंकराचार्य राजाश्रम से मुलाकात की। कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचकर मंत्री सुबोध उनियाल ने करीब 1.5 घंटे तक आरएसएस से जुड़े बड़े संत और शंकराचार्य से बातचीत की। हालांकि वन मंत्री ने मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। वहीं कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार से सवाल से वो मंत्री बचते नजर आए। देखिए, क्योंकि महाराज जी संघ की पृष्ठभूमि से भी हैं और विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं, तो लिहाजा कभी बात होती है, थोड़ा बहुत राजनीतिक बात हो जाती है, लेकिन ज्यादातर बातें में आध्यात्मिक ही होती है। ऐसी चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ कुछ मौजूदा फेरबदल भी हो सकता है। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच अब बीजेपी के अंदर खाने संगठन में बदलाव की हलचल तेज हो गई है। इसी हफ्ते बेंगलुरु में आरएसएस की होने वाली मीटिंग के बाद कहा जा रहा है कि प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों सियासी पारा गर्म है, तो इसकी तपिश संगठनात्मक चुनाव में भी दिख सकती है। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बेंगलुरु में 21, 22 और 23 मार्च को होने जा रही है, जिसमें लिए गए फैसलों का असर संगठन में भी दिख सकता है। सूत्रों के अनुसार संगठन महामंत्री जैसे पदों पर भी बदलाव दिख सकता है।
फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नया चेहरा कौन होगा, इसको लेकर एक तरफ जहां कयासों का बाजार गर्म है, वहीं संगठन में महिलाओं को नेतृत्व देने की चर्चा तेज है। प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास का कहना है, संघ ही पूरे मामले में फैसला लेता है। मौजूदा अध्यक्ष भी रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी में काम देखकर ही दायित्व दिया जाता है। मंडल के चुनाव हो गए हैं। हमारे 304 मंडलों में 220 मंडलों का गठन हुआ है और 84 मंडल अभी शेष रह गए हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष जो संगठन की दृष्टि से हमारे 19 जिले हैं, प्रशासनिक जिले हमारे 13 हैं और उसमें भी हमारे 18 जिलों का जो है बाकायदा चुनाव हो गया है और प्रदेश अध्यक्ष की बारी है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी बताते हैं कि 2027 में अलग रणनीति के तहत पार्टी काम कर रही है, जिसमें युवाओं और महिलाओं को तरजीह दी जा रही है। केंद्रीय पर्यवेक्षक जल्द प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के तिथि घोषित करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, ऐसा भी कहा जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में नए युवाओं को आगे बढ़ाने, युवाओं और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यानी साफ है कि आने वाले 21, 22 और 23 तारीख पॉलिटिकल घटनाक्रम के लिहाज से बेहद खास होने जा रहे हैं। भले ही मीटिंग बेंगलुरु में हो, लेकिन यहाँ लिए गए फैसले उत्तराखंड में उठापटक कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारत सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। सोमवार को बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई, लेकिन उसके बाद मौसम सुहाना हो गया। बद्रीनाथ धाम में 2 से 3 फीट तक बर्फ जमा है। धाम की बर्फ से ढकी ये तस्वीरें काफी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। वहीं बर्फबारी के बाद हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क मार्ग बंद है। मार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम में भी बर्फ गिरी है। पूरे पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढके हुए हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी ऊंचाई वाले इलाकों में और बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों में कड़ाके की ठंड फिर से लौट आई है। पहाड़ में सीजन की सर्दियां भले ही बिना बारिश और बर्फबारी के गुजर गई हों, लेकिन मार्च में हो रही बारिश और बर्फबारी कई मायनों में राहत लेकर आ रही है। वहीं मौसम का यह बदला मिजाज जल संकट से भी कुछ राहत दे सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों इस बार की सर्दी बिना बारिश और बर्फबारी के ही गुजर गई, लेकिन सर्दियों के बाद पहाड़ का मौसम काफी बदला है। आलिम यह है कि ऊंचे इलाकों में मार्च के महीने में एक बार नहीं बल्कि कई बार बर्फबारी हो गई है। लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ों में जहां ठंड एक बार फिर लौटी है, वहीं ग्लेशियरों को भी बर्फबारी से नया जीवन मिला है। हालात ये है कि मार्च से पहले जो ग्लेशियर पूरी तरह काले नजर आ रहे थे, अब वो सफेद चांदी की तरह चमक रही है। जानकार भी इस बर्फबारी को पर्यावरण के लिहाज से काफी फायदेमंद मान रहे हैं। बर्फबारी अभी हुई है तो इससे भी जरूर फायदा क्लाइमेट को होगा, क्योंकि जो पहाड़ थे, जो ग्लेशियर्स हैं, उनमें जो सालाना बर्फ गिरती है, उन्हीं बर्फ से हमारे नदियों का उद्गम होता है। तो जरूर इसका कहने का हमको फायदा मिलेगा। लेकिन उतना जो सर्दी में हमारी बर्फबारी एक हैवी स्तर पर होती थी, उतने न होकर अभी कम हुई है। ऊंचे इलाकों में हो रही बर्फबारी से ग्लेशियर तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही सूखे जैसे हालात से भी राहत मिली है। मार्च में हो रही बर्फबारी से जहां जल संकट दूर होने की उम्मीद है, वहीं खेती और बागवानी के लिए भी मौसम का ये बदलाव काफी फायदेमंद हो सकता है। असल में बीते कुछ सालों में पहाड़ों में पारा लगातार बढ़ रहा है, जिसका नतीजा ये है कि हर साल 480 mm बारिश भी कम हो सकती है। वायुमंडलीय जो तापमान बढ़ रहा है, तो ये 30 सालों में जो मैंने बताया कि ये जो तापमान बढ़ा वो लगभग 0.03 डिग्री प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ा, और जो वर्षा में जो कमी आई इन 30 सालों में वो लगभग 480 mm के करीब ये बारिश में कमी आई। पहाड़ों में इन दिनों बदला मौसम का मिजाज भले ही कुछ दिक्कतें भी ला रहा हो, लेकिन पूरे उत्तर भारत के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश और बर्फबारी से जहां चढ़ रहे पारे पर कुछ लगाम लगी है, वहीं आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं।
न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चमोली के खूबसूरत पर्यटक स्थल औली में इस साल होने वाली स्कीइंग स्नो बोर्ड चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है। पहले यह आयोजन जनवरी और फरवरी में तय हुआ था, लेकिन तब 38वें नेशनल खेलों के आयोजन की वजह से चैंपियनशिप को स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते में खेलों के होने की उम्मीद थी, लेकिन खेलो इंडिया के तहत गुलमर्ग में नेशनल स्कीइंग खेल आयोजित हुए, जिसकी वजह से औली में विंटर खेल नहीं हो पाए और बताया जा रहा है कि कम बर्फ की वजह से चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया। हालांकि वर्ष 2024 में स्कीइंग खेलों का सफल आयोजन हुआ था। वहीं खेल रद्द होने से खिलाड़ियों में निराशा है और अभी भी स्कीइंग में रुचि रखने वाले खिलाड़ी औली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। औली में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स को स्थगित कर दिया गया है, जिसका कि मेन कारण है कि औली में बढ़ता तापमान की वजह से ये खेल अभी नहीं हो पा रहे हैं और हमारे पास लो ऑल्टीट्यूड पे इतना बर्फ नहीं है। बर्फ बहुत तेजी से मेल्ट हो 4-5 लोग हैं और यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। हमने 7 दिन का कोर्स लिया है और हमारे सर लोग भी हमको काफी अच्छे से सिखा रहे हैं और हम GMVN से कोर्स कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। बर्फबारी में काफी कुछ सीखने को मिला इस बार बर्फबारी में और काफी मजा आ रहा है स्लोप से नीचे आने में और लिफ्ट की भी व्यवस्था है यहाँ पे और काफी मजा आ रहा है। कोटद्वार में अवैध मदरसे को सील किया गया है। ग्रास्टनगंज ईदगाह में अवैध मदरसा बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। सोमवार को तहसील प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और अवैध मदरसे को सील कर दिया। एसडीएम का कहना है कि अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। जांच में ये पाया गया कि ग्रास्टनगंज में एक मदरसा मिला है जो बिना पंजीकरण के, जिसका कोई पंजीकरण नहीं है, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, वो संचालित हो रहा था, तो तत्काल प्रभाव से जो है सीज कर दिया गया है। आपने अक्सर सड़क किनारे खुले में, ढाबों में या कार में शराब पीते शराबियों को देखा होगा। ऐसे में आपके मन में आता होगा कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, आखिर इनकी क्या मजबूरी है जो ये सड़कों के किनारे शराब पीते हैं। इस सवाल का जवाब हैरान करने वाला है। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी में पुलिस इन दिनों ऑपरेशन रोमियो लॉन्च किए हुए है, जिसके जरिए पुलिस ऐसे शराबियों और उपद्रवी तत्वों को पकड़ रही है जो खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। पुलिस अभी तक ऐसे 800 से ज्यादा शराबियों को पकड़ चुकी है जो खुलेआम सार्वजनिक जगहों पर शराब पी रहे थे, लेकिन पकड़े जाने पर शराबी अपनी मजबूरी पुलिस को गिना रहे हैं। अधिकतर शराबी बीवी और घर वालों से डरकर घर से दूर ढाबों या सड़क में खुलेआम शराब पी रहे हैं। घर में इससे माहौल ख़राब होता है पीने से और घर वाले भी डांटते हैं, मम्मी पापा हैं या हमारी पत्नियां हैं, वो गुस्सा करती हैं कि तुम क्यों पी रहे हो। इसलिए कभी कभी हम बाहर ड्रिंक करते हैं तो उसमें पुलिस कार्रवाई करती है, उसमें चालान वगैरह भी होते हैं। दरअसल नैनीताल जिले में पुलिस ऑपरेशन रोमियो चलाकर सार्वजनिक जगहों में सेफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जिसका असर सड़कों, शराबियों दोनों पर दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ हुड़दंगी भी हो सकते हैं, इसमें कुछ कानून को ना मानने वाले भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा शराब पीने वाले सार्वजनिक स्थलों पे वो लोग भी इसमें ऑपरेशन रोमियो में हो सकते हैं। तो अभी तक की जो कार्रवाई है, पिछले कुछ महीनों में ही हमारे द्वारा 800 लोगों पे कार्रवाई करी गई है। इसमें इनको एक अलग लोकेशन पे इनका मेडिकल करा के उसके बाद पुलिस एक्ट में चालान किया जाता है। जाहिर है पुलिस की इस कार्रवाई से एक तरफ जहां खुलेआम शराब पीने वाले डरे हुए हैं, वहीं अपना घर भी इन्हें काटने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये कहीं भी दिल की हसरत पूरी नहीं कर पा रहे। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। म्यांमार में बंधक बनाए गए उत्तराखंड के 22 युवाओं को भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद भारत वापस लाया जा सका। दरअसल देश भर के 530 युवा नौकरी की तलाश में बैंकॉक गए थे, जहां से उन्हें बंधक बनाकर म्यांमार भेज दिया गया और उन्हें साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया गया। इन युवाओं में उत्तराखंड के भी 22 युवा शामिल हैं। फिलहाल इन सभी युवाओं को भारत वापस लाया जा चुका है। केंद्रीय एजेंसियों ने इनसे पूछताछ कर सभी को उनके परिजनों को सौंप दिया है।
ये काफ़ी सारे इसमें भारतीय नागरिक जो कि साइबर स्लेवरी में वहाँ पे इन्वॉल्व थे, वो वहाँ से बंधक थे साइबर स्लेवरी में, वो वापस उनको लाया गया और जिसमें से 22 लोग उत्तराखंड के थे और बेसिकली ये लोग विक्टिम हैं जो कि जिनको नौकरी का प्रलोभन देके वहाँ पे बुलाया गया था और वहाँ पर इनके द्वारा इनसे साइबर स्लेवरी कराई जा रही थी। स्मार्ट सिटी देहरादून अभी भी कूड़े के डिस्पोजल और स्ट्रीट लाइट जैसी बेसिक समस्याओं से जूझ रहा है। मंगलवार को नगर निगम की पहली बोर्ड मीटिंग होनी है जिसमें बेसिक समस्याओं के जल्द समाधान को लेकर रोड मैप बनेगा। देहरादून नगर निगम के नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली मीटिंग मंगलवार को होने जा रही है। इस बैठक में शहर की सफाई, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और कूड़ा उठाने वाली कंपनियों के बदलाव सहित कुल 31 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वहीं निगम के कई पार्षदों का ये मानना है कि राजधानी में सफाई की व्यवस्थाएं सुधारने और देहरादून की लाइफ लाइन बिंदल और रिस्पना नदियों की सफाई पर काम करने की जरूरत है। देहरादून शहर की और बोर्ड की भी एक सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है साफ सफाई की। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले इतने वर्षों में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी जो है स्वास्थ्य सफाई की जो व्यवस्था है वो अभी तक पटरी पर नहीं आ पाई है। तो किस अलग तरीके के साथ में साफ सफाई की व्यवस्था को देहरादून में स्थापित किया जाएगा, निश्चित तौर पर एक बड़ी प्राथमिकता है। सर काफी बड़ा पोर्शन मेरा रिस्पना का नदी का मेरे एरिया पे लगता है, तो सर आपको वापस दिखा देंगे अभी जाके कि मतलब वो थोड़ा सा साफ करते हैं, मतलब प्रॉपर वापस ऐसे छोड़ देते हैं कि मतलब अभी भी नदी की हालत वैसी है, दोबारा सारा पूरी गंदगी वहीं पे है कि मतलब अगर किसी को टेंडर दिया गया है तो अच्छे प्रॉपर से साफ करे, कि ऐसा ना करे कि एक जगह से उठा दिया है फिर उसके बाद चले गए, उसके बाद फिर दोबारा ऐसी हो। नगर निगम देहरादून ने सभी पार्षदों को बोर्ड बैठक के प्रस्तावों की सूची सौंप दी है और नगर निगम के नगर आयुक्त का कहना है कि सरकार शहर के विकास के लिए पूरी तरह से तैयार है। बोर्ड की बैठक जल्दी प्रस्तावित है। होपफुली आई थिंक नेक्स्ट वीक में हम इसको रखने के प्रयास में लगे हैं। इसके अलावा जैसे ही माननीय मेयर साहब का निर्देश होते हैं तो अतिरिक्त प्रस्ताव भी प्राप्त होंगे। फिलहाल 8 से 10 प्रस्ताव मिल चुके हैं। आकार और बजट के हिसाब से देहरादून नगर निगम उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है और 100 वार्ड्स वाले इस नगर निगम में समस्याओं का भी अंबार है, जिसके निदान को लेकर चुनाव के दौरान नेताओं ने वोटरों से जो वादे किए थे अब उन वादों पर कितना अमल हो पाता है, इसका अंदाजा नगर निगम की पहली बोर्ड मीटिंग में लग जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।